नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज अपन फिर से चर्चा करने जा रहे हैं संसद के बारे में। और संसद के इससे पहले अपन ने 3 वीडियो बना लिए हैं और उसको अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखें और उसी के बाद इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। और इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद के जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक ये अनुच्छेद है। और मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है, तो अनुच्छेद 107 तक अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है। पिछले 3 वीडियो में अपन ने अनुच्छेद 107 तक चर्चा कर ली है और अब अपन अनुच्छेद 108 से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 क्या कहता है? अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आप सभी को मैंने कल ही बताया था कि भारत का जो कानून है, भारतीय जो संसद है वो कानून बनाती है। किस तरह बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा से वो कानून पास होता है, पारित होता है। और उस पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। और वो कानून क्या होता है? पारित होता है। क्या बात की अपन ने? लोकसभा और राज्यसभा से वो कानून पारित होता है और हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है, भारत के जो राष्ट्रपति है, वो इस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कानून लोकसभा पारित कर दे और उस कानून को राज्यसभा पारित ना करे, या उस कानून को राज्यसभा पारित कर दे और उस कानून को लोकसभा पारित ना करे, या लोकसभा उसको लेकर 6 महीने तक रख ले, यानी 6 महीने पर उस पर कोई निर्णय नहीं करे, या राज्यसभा ऐसा करे। कुल मिला के किसी कानून को लेकर, किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में यदि मतभेद हो जाता है, क्या हो जाता है? मतभेद। लोकसभा और राज्यसभा में यदि मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह क्या करेगा? भारत का राष्ट्रपति क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा? अनुच्छेद 108 में किसकी चर्चा कर रखी है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कर रखी है। और मैंने आपको बताया है कि भारत का कानून कैसे बनता है? लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? साइन करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा उस कानून को लेकर दोनों में मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन दोनों की एक साथ बैठक बुलाते हैं। और वो जो एक साथ बैठक होती है, वो बैठक क्या कहलाती है? वो बैठक कहलाती है संयुक्त बैठक, ठीक है। और इसके बाद अपन चर्चा करेंगे। देखिए, इसके बाद अपने को क्या चर्चा करनी है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? तो इसकी चर्चा अपन ने कर ली, राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है? इसकी चर्चा कर ली, मतभेद होने पर बुलाता है। और अब प्रश्न आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, आपको पता है लोकसभा में भी लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा में भी राज्यसभा का क्या है? सभापति है। तो सवाल ये बनता है कि जब इन दोनों की एक साथ बैठक आएगी या एक साथ बैठक बुलाई जाएगी, तो उस दौरान लोकसभा का या अपन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 118। अनुच्छेद 118(4) भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 118(4), जिसमें कह रखा है कि जब भी ऐसी संयुक्त अधिवेशन होगी तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अपन ने क्या देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। कौन बुलाता? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करेंगे? आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं।
अब सवाल ये बनता है कि ये जो अपन संयुक्त अधिवेशन बुला रहे हैं ये संसद की संयुक्त अधिवेशन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की। और अपन कह सकते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? संसद के सदस्य नहीं होते हैं। आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जरूर होते हैं लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो जो संयुक्त अधिवेशन होगी इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अगर आपके सामने सवाल ये आ जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, तो आपको याद रखना है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता करेंगे हमारे लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऐसी स्थिति में अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगर सवाल लिया जाए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो और अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो और फिर अध्यक्षता करने का समय आए तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं फिर अध्यक्षता कौन करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति। याद रखना, मैंने सभापति नहीं लिखा है, मैंने किसके बारे में लिखा है? उपसभापति के बारे में। सभापति क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सभापति हमारी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में जाना? ये अपन ने संयुक्त अधिवेशन के बारे में जाना। अब सवाल ये बनता है कि संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कानून कौन बनाता है या संयुक्त अधिवेशन के नियम कौन बनाता है? तो आपको याद रखना है ये बात भी कहाँ कह रखी है? अनुच्छेद 118 में कह रखी है। अनुच्छेद 118 3 में कह रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 118 में 4 में कह रखा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और सवाल यह बनता है क्या उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे, इन बातों का भारतीय संविधान में उल्लेख है? तो याद रखना, इन बातों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। इन बातों का उल्लेख है क्या? नहीं है। और उल्लेख तो केवल किसका है? केवल लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख है। ठीक है, 118(4) कहता है, 118(3) कहता है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन के नियम बनाने होंगे तो नियम कौन बनाएंगे? हमारे भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे। और किसकी सलाह पर बनाएंगे? तो आपको याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन दोनों की सलाह पर क्या बनाएंगे? दोनों की सलाह पर हमारे भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन से संबंधित क्या बनाएंगे? नियम बनाएंगे। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं अपन इसको। अनुच्छेद 108 कहता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अनुच्छेद 118(4) के तहत अपन ने देखा कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के अपनी जो लोकसभा होगी, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर वो भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। कौन करेंगे? उपसभापति। ठीक है, और उपाध्यक्ष और उपसभापति की जो अध्यक्षता करेंगे, क्या ये बात संविधान में उल्लेखित है? तो ये बात संविधान में उल्लेखित नहीं है। फिर प्रश्न आता है संयुक्त अधिवेशन जो संबंधित जो नियम बनाएंगे कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति। और किन की सलाह पर बनाएंगे? अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर नियम बनाएंगे। फिर सवाल बनता है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक है जिस पर अपन संयुक्त अधिवेशन नहीं बना सकते हैं या संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। ठीक है, तो अपन अगली चर्चा करते हैं निम्न विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ऐसे कौन से विधेयक हैं, ऐसे कौन से कानून हैं जिन पर अपन संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक नहीं बुला सकते? तो इनके बारे में ध्यान रखना है। एक तो है धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। अब ये धन विधेयक क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती। फिर अपन बात करें किसके बारे में? धन विधेयक के अलावा एक और विधेयक होता है जिसे अपन कह सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या कह सकते हैं? संविधान संशोधन विधेयक।
संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, तो आपको याद रखना है संविधान में कुछ भी करेक्शन करने के लिए, कुछ भी संशोधन करने के लिए जो कानून लाया जाता है, जो बिल लाया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक क्या कहलाता है, संविधान संशोधन विधेयक। और उस संविधान संशोधन विधेयक पर भी दोनों की एक साथ बैठक नहीं बुलाई जाएगी। और याद रखना वो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में अलग से पारित होगा और राज्यसभा में अलग से पारित होगा, और फिर वो जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और फिर बात आपको याद रखनी है, एक बात और है जिसके बारे में अपन कह सकते हैं कि हम वहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है संसद के द्वारा, और संसद इसके लिए क्या करती है, महाभियोग प्रक्रिया चलाती है। राष्ट्रपति को जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, महाभियोग प्रक्रिया। क्या होता है, जब भी राष्ट्रपति को हटाना होता है उनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, और हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है। दोनों जो प्रस्ताव होता है वो दोनों सदनों में पारित होता है, और इस प्रकार हम किनको हटाते हैं, राष्ट्रपति को हटाते हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव पर दोनों की एक साथ बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो अपन ने देखा कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के 108वें अनुच्छेद में है। और अपन कह सकते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत के राष्ट्रपति दोनों की एक साथ बैठक बुलाते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 118(4) में क्या रखा है, और करेगा कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे, और ये भी नहीं होंगे तो राज्यसभा के सभापति करेंगे। और इन दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं है कि उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति जो अध्यक्षता करेंगे, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 118(3) कहता है कि अगर संयुक्त अधिवेशन संबंधी कोई भी नियम बनाना हो तो हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर वो नियम बनाएंगे। 3 ऐसे विधेयक हैं जिन पर अपन क्या नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। कौन कौन से, तो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रपति पर चली जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया। और अब अपन चर्चा करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई संयुक्त अधिवेशन बुलाई है, तो हाँ, आपको याद रखना है हमने अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुला ली, हमने 3 बार हमने क्या बुला ली है, संयुक्त अधिवेशन। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। अब वो 3 बार कब हुआ और किस किस कानून पर हुआ, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं उस विधेयक का नाम जिस पर ये हुआ था। देखिए पहला कानून था दहेज निरोधक विधेयक। 1961 में एक बिल आया था दहेज निरोधक विधेयक, और दहेज पर जो दहेज प्रथा थी, दहेज की जो कुप्रथा थी, इस पर एक बिल आया था दहेज निरोधक विधेयक। और इस पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हुआ, और ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, हमने 6 मई सन 1961 में हमने इन दोनों की क्या बुलाई, संयुक्त अधिवेशन बुलाया। फिर प्रश्न आता है कि संयुक्त अधिवेशन जिसने बुलाया वो राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना वो राष्ट्रपति थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद। और सवाल ये भी आता है कि इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाई जा चुकी है, 3 बार। पहली बार किस कानून पर बुलाई गई, दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई। कब बुलाई गई, 6 मई 1961 को बुलाई गई। और अपन कह सकते हैं कि किस राष्ट्रपति ने बुलाई, तो राष्ट्रपति का नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। और
उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। फिर बात करें दूसरी कि दूसरा कौन सा विधेयक था जिस पर अपन ने संयुक्त अधिवेशन बुलाई? तो वो विधेयक था बैंकिंग सेवा से संबंधित। किससे? बैंकिंग सेवा विधेयक। बैंकिंग सेवा विधेयक। बैंकिंग सेवा विधेयक। बैंकिंग सेवा विधेयक। और ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, ये कब बुलाया गया था? तो आपको याद रखना है, ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, ये बुलाया गया था 16 मई को। कब बुलाया गया था? 16 मई। और 16 मई को भी कब? सन 1978 को बुलाया गया था। और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नाम क्या था उनका? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी नामक राष्ट्रपति ने दूसरी संयुक्त अधिवेशन बुलाई। और इस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन तीसरी संयुक्त अधिवेशन है वो कब बुलाई गई और किस बिल पर बुलाई गई? तो तीसरी संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। आतंकवाद निरोधक विधेयक पर अपन ने क्या किया? तीसरी संयुक्त अधिवेशन बुलाई। और ये कब बुलाई गई थी? तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ये बुलाई गई थी 26 मार्च सन 2002। 26 मार्च सन 2000। देखिए 6 मई, 16 मई और 26 मई नहीं, 26 मार्च 1961, 1978 और 2002। पहला विधेयक दहेज निरोधक विधेयक, और दूसरा बैंकिंग सेवा विधेयक, और तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक। फिर अपन बात कर रहे हैं पहले राष्ट्रपति जिन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुलाई, राजेंद्र प्रसाद। फिर कौन थे? तो अपन कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी। और अब कौन राष्ट्रपति है जिन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुलाई? तो आपको याद रखना है KR नारायण। क्या नाम है इनका? KR नारायण। KR नारायण नामक राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाई। ठीक है, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। और अब अपन कह सकते हैं कि इस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो अपन ने किसकी चर्चा कर ली है? पूरी की पूरी संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता भारत के जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये अध्यक्ष लोकसभा जो संयुक्त अधिवेशन है बुलाता कौन है? तो आपको याद रखना है भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ऐसे कितने विधेयक है जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और एक राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रक्रिया चल रही हो तो उस टाइम पर भी अपन संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, और फिर अपन कह सकते हैं कितनी बार बुला चुके हैं? तो अपन 3 बार बुला चुके हैं। अब सवाल आता है कि संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय होता है वो कौन से बहुमत पर होता है? सामान्य बहुमत पर या विशेष बहुमत पर? ठीक है, अब इनका बात कर रहे हैं संयुक्त अधिवेशन में जब भी निर्णय होगा वो कौन से बहुमत से होगा? सामान्य बहुमत से या विशेष बहुमत से? देखिए बहुमत 2 प्रकार के होंगे। एक तो होगा सामान्य बहुमत, और एक होगा विशेष बहुमत, बहुमत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सामान्य बहुमत के आधार पर ये संयुक्त अधिवेशन पर निर्णय होता है। संयुक्त अधिवेशन में जब भी निर्णय होगा वो सामान्य बहुमत के आधार पर ही होगा। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 108 की चर्चा हो गई, और अब अपन चर्चा करते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। किसकी चर्चा करेंगे अपन? धन विधेयक और वित्त विधेयक की चर्चा करेंगे। देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक की चर्चा करने से पहले अपन ये देखते हैं कि हमारी भारतीय जो संसद है उसकी विधायी प्रक्रिया कैसी है, वो कानून कैसे बनाती है। विधायी प्रक्रिया, भारतीय संसद की जो विधायी प्रक्रिया है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए कोई भी कानून जो संसद में चल रहा हो
लेकिन उस पर अभी तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए हो, हमारे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हो, तो वो कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से पहले वो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा या बिल कहलाएगा। ठीक है, तो हस्ताक्षर होने से पूर्व, हस्ताक्षर होने से पूर्व वो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा या क्या कहलाएगा, अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं बिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिल। और जैसे ही वो कानून हमारे राष्ट्रपति उस कानून पर या उस विधेयक पर हमारे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और वो कानून क्या हो जाएगा, एक्ट कहलाने लग जाएगा। क्या कहलाने लग जाएगा, एक्ट, या अपन कह सकते हैं क्या कहना लग जाएगा, अधिनियम कहलाने लग जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि विधायी प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं कि भारतीय संसद में कानून कैसे बनता है, और अपन ने देखा कि कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले विधेयक कहलाता है, जिसे अपन बिल कह सकते हैं, और जैसे ही हमारे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे वो क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा, और उसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे। अब अपन देखते हैं कि जो विधेयक है, कानून बनने से पहले जो विधेयक हैं वो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विधेयक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक तो विधेयक होगा जिसे अपन कहेंगे सरकारी विधेयक। कौन से विधेयक होंगे, सरकारी विधेयक। और एक जो विधेयक होंगे उनको अपन कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक और दूसरे विधेयक कौन से हैं, गैर सरकारी विधेयक। अब सवाल ये बनता है कि सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। तो अपन ने देखा कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के बारे में, वह विधेयक जो सरकारी सदस्य पेश करे वो सरकारी विधेयक, और वह विधेयक जो सरकारी सदस्य के अलावा अन्य सदस्य पेश करे वो क्या होगा, गैर सरकारी विधेयक होगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी सदस्य क्या है। आप सभी को पता है कि हमारी लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, तो लोकसभा में सदस्य है टोटल 543, और आपको याद रखना है कि हमारी राज्यसभा में सदस्य कितने हैं, तो अपने को पता है 245, और ये टोटल कितने होंगे, तो अपन कह सकते हैं 8, 8 और 7, यानी कि टोटल 788 सांसद हैं हमारी संसद में। लेकिन जब भी किसी की सरकार बनेगी केंद्र में, वो मैक्सिमम कितने लोगों को मंत्री बना सकता है, तो मैक्सिमम कितने लोगों को मंत्री बना सकता है, 81 लोगों को क्या बना सकता है, मंत्री। ठीक है, अब प्रश्न आया है कि ये 81 का आंकड़ा कहाँ आया, तो आपको याद रखना है हमारे संविधान में प्रावधान है कि आप लोकसभा के कुल 15% लोगों को ही क्या बना सकते हो, मंत्री बना सकते हो। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि टोटल सांसद कितने अपने 788, उसमें से अपन केवल 81 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, और बाकी के जो बचे कितने 707 सांसद बचे हैं, इनको अपन मंत्री नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, मंत्री नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम कितने मंत्री बनेंगे, 81। तो सवाल ये बनता है कि ये जो 81 मंत्री है ना, ये जो 81 मंत्री है ये क्या कहलाएंगे, सरकारी सदस्य कहलाएंगे, और 81 मंत्रियों के अलावा किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो सारे सदस्य क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी सदस्य। वो सारे सदस्य क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, तो अपन ने क्या चर्चा की कि सरकारी सदस्य द्वारा जो पेश किया विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और सरकारी सदस्य कौन होता है, वह सदस्य जो संसद में मंत्री हो, और टोटल कितने सदस्य मंत्री बन सकते हैं, 81, और इनको छोड़कर जो बाकी सारे सांसद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी सदस्य, और इनके द्वारा जो कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो कौन सा विधेयक कहलाएगा, गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है, अब इनके अलावा अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य में आप समझ गए होंगे, और अब अपन चर्चा करते हैं इसमें अपन लिख सकते हैं गैर सरकारी सदस्य द्वारा, गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक। और सवाल ये बनता है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होता है,
तो अपन कह सकते हैं वह सदस्य या वह सांसद जो संसद में क्या नहीं हो, मंत्री ना हो, जो संसद में मंत्री नहीं हो। ठीक है, इनके द्वारा जो कोई विधेयक पेश किया जाएगा वो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। और अब अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, सरकारी विधेयक की। देखिए सरकारी विधेयक कौन सा विधेयक कहलाएगा, ये विधेयक कौन पेश करेंगे, मंत्री पेश करेंगे। ये विधेयक कौन पेश करेंगे, मंत्री पेश करेंगे। और अब हमें ये जानना है कि सरकारी सदस्य या सरकारी विधेयक है वो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सरकारी विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें पहला अपन कह सकते हैं कौन सा विधेयक, धन विधेयक। कौन सा विधेयक आएगा, धन विधेयक। और दूसरा विधेयक कौन सा होगा, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, और तीसरा अपन कह सकते हैं संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो कहलाएगा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और चौथा जो विधेयक होगा वो विधेयक कहलाएगा कौन सा, साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक कहलाएगा, साधारण विधेयक। ठीक है, तो अपन ने किसके बारे में देखा कि विधेयक एक तो होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। जो मंत्री पेश करते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाता है और उनके अलावा जो पेश करते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर सरकारी विधेयक। फिर प्रश्न आता है कि सरकारी विधेयक के बारे में बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और अगर आपके सामने प्रश्न ये पूछा जाए कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, जो विधेयक होते हैं, जो कानून होते हैं, ये सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं, ये लोकसभा में पेश किए जाते हैं या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। तो याद रखना धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किए जाएंगे, लोकसभा में। कहाँ पेश किए जाएंगे, लोकसभा में अनिवार्यतः पेश किए जाएंगे। उसके बाद ही कहाँ पेश होंगे, राज्यसभा में। जबकि संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक की बात करें तो ये विधेयक क्या होंगे, इन विधेयकों को आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, आप किसी भी सदन में क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। किसी भी सदन में आप इन दोनों विधेयकों को किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। जबकि धन विधेयक और वित्त विधेयक को हमें अनिवार्यतः कहाँ पेश करना पड़ेगा, लोकसभा में पेश करना पड़ेगा। और अब अपन बात करते हैं, देखिए अपन ने अनुच्छेद 108 की बात कर ली है, अब अपन अनुच्छेद 109 और 110 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब अपन धन विधेयक और वित्त विधेयक के अंतर के बारे में बात करते हैं। देखिए एक तरफ तो अपन लिखेंगे धन विधेयक और एक तरफ अपन लिखेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक। ठीक है, अगर सवाल आए कि धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो याद रखना धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है एक तो अनुच्छेद 109 और एक अनुच्छेद है 110। ठीक है, 109 और 110 दोनों धन विधेयक से संबंधित है। और वित्त विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है, ये संबंधित है वित्त विधेयक से। ठीक है, अब हमारे को ये ध्यान रखना, देखिए साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों धन से संबंधित होते हैं और संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो संविधान संशोधन विधेयक लाया होता है। और इन तीनों को छोड़कर जो बाकी सारे विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। अब हमें अंतर स्पष्ट करना है किस किस के बारे में, धन विधेयक के बारे में और वित्त विधेयक के बारे में। ठीक है, देखिए माना कि ये धन विधेयक है और ये धन विधेयक है और ये इसके ऊपर क्या आ गया, वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पैसों से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होते हैं और उन दोनों के मध्य ये रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाएगा, देखिए
सारे के सारे जो धन विधेयक है वो किस में शामिल है? वित्त विधेयक में है। दिख रहा है सभी को? ये पूरा का पूरा धन विधेयक किस में शामिल है? वित्त विधेयक में। लेकिन सारा का सारा जो वित्त विधेयक है, ये देखो ये वाला हिस्सा किस में शामिल है? क्या धन विधेयक में? नहीं है। इसका मतलब पहली लाइन अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। समझ में आया? ठीक है। इसका मतलब जो बड़ा होता है, जो विस्तृत क्षेत्र होता है, वो किसका होता है? वित्त विधेयक का होता है। और जो संकुचित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, वो किसका होता है? धन विधेयक का। इसका मतलब जो विधेयक धन विधेयक होगा वो विधेयक वित्त विधेयक भी होगा, लेकिन जो विधेयक वित्त विधेयक होगा वो जरूरी नहीं है कि वो धन विधेयक होगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो एक बार इस लाइन को लिखते हैं अपन लिख सकते हैं सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक होते हैं। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन अपन यहां लिख सकते हैं सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक नहीं होते। ठीक है। सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये इनसे पता चला। ठीक है। अब सवाल आता है, आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा कहां वर्णित कर रखी है, तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा कहां वर्णित है? तो अपन कह सकते हैं वो वर्णित है अनुच्छेद 110 में। ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा कहां वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में। और सारे के सारे धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे इसके आगे कि ये दोनों विधेयक कहाँ पेश होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये दोनों विधेयक कहाँ पेश होते हैं? वो दोनों विधेयक पेश होते हैं लोकसभा में। मैंने हाल ही में बताया है कि धन विधेयक और जो वित्त विधेयक होता है वो दोनों कहाँ पेश होते हैं? लोकसभा में पेश होते हैं। और किसकी अनुमति से पेश होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। तो एक चीज अपन कंबाइंड लिखेंगे इसमें, एक चीज कंबाइंड क्या लिखेंगे? दोनों विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से, दोनों विधेयक किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश होंगे। लोकसभा में पेश होंगे। लोकसभा में पेश होंगे। ठीक है। दोनों विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से कहां पेश होंगे? लोकसभा में पेश होंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि विधेयक दोनों कहां चले गए? लोकसभा में। ठीक है। मैंने बताया था कि एक तो विधेयक होगा धन विधेयक और दूसरा विधेयक होगा वित्त विधेयक। ठीक है। जिसमें से बड़ा कौन होगा? वित्त विधेयक बड़ा होगा, धन विधेयक क्या होगा? छोटा। फिर प्रश्न आता है कि जब ये विधेयक लोकसभा में पहुंच जाता है तो इसमें कौन सा तो धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो याद रखना, इसका निर्णय लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो अपन एक बात और कह सकते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, धन विधेयक होगा, और कौन सा वित्त, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा वित्त, इसका निर्धारण कौन करेंगे? इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे?
लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ये तय करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है या फिर ये विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है। ठीक है, अब सवाल आता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक अगर हो तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर धन विधेयक है तो क्या फर्क पड़ेगा और वित्त विधेयक है तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा राज्यसभा की शक्तियों में। किसकी शक्तियों में फर्क पड़ेगा, राज्यसभा की शक्तियों में। देखिए, अगर मान लो लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि ये धन विधेयक है और भेज दिया कहां पर, लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा के पास क्या अधिकार होंगे, राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के अधिकार क्या होंगे, राज्यसभा के अधिकार। अपन ने क्या देखा कि धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों राष्ट्रपति की अनुमति से कहां पेश होते हैं, लोकसभा में पेश होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करते हैं कि किस विधेयक को तो आप धन विधेयक मानो और किसको आप वित्त विधेयक मानो। फिर अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर धन विधेयक होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा और वित्त विधेयक होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ेगा राज्यसभा की शक्तियों पर। ठीक है, देखिए राज्यसभा की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। इधर भी अपने को राज्यसभा की अधिकार देखने के, अगर वित्त विधेयक होगा तो राज्यसभा के क्या अधिकार होंगे। तो याद रखना कि यदि धन विधेयक हुआ तो राज्यसभा उस धन विधेयक को केवल कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। यानी कि दोनों विधेयक पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। अगर धन विधेयक हुआ और लोकसभा से पास होकर हमने राज्यसभा में भेजा तो राज्यसभा को इस धन विधेयक पर 14 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब देना पड़ेगा और उसे पारित करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि राज्यसभा 14 दिन में पारित नहीं करती है तो क्या होगा। तो याद रखना 14 दिन में अगर राज्यसभा पारित नहीं करती है तो वो पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। फिर प्रश्न आता है क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो याद रखना संशोधन कर सकती है, लेकिन राज्यसभा के इस संशोधन को लोकसभा माने या ना माने ये किस पर डिपेंड है, लोकसभा पर डिपेंड है। अपन संक्षिप्त में कह सकते हैं कि धन विधेयक में सारा का सारा भार किस पर आ जाता है, लोकसभा पर। जबकि राज्यसभा या वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का समान अधिकार होता है। यानी कि वित्त विधेयक में राज्यसभा को पूरा समय मिलेगा, जबकि धन विधेयक में कितना मिलता है, केवल और केवल 14 दिन। ठीक है, धन विधेयक में राज्यसभा उसमें जो धन विधेयक है उसमें संशोधन करने की केवल सिफारिश कर सकती है और उस सिफारिश को राज्यसभा लोकसभा माने या नहीं माने ये किस पर डिपेंड है, लोकसभा पर डिपेंड है। देखिए एक बार अपन वापस चर्चा करते हैं इसकी। अपन ने देखा कि एक तो धन विधेयक की चर्चा की अपन ने और एक किसकी की है, अपन ने वित्त विधेयक की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे धन विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। धन विधेयक का उल्लेख कहां कहां कर रखा है, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में, जबकि वित्त विधेयक का उल्लेख कहां कर रखा है, 117 में। धन विधेयक की परिभाषा कहां वर्णित है, तो 110 में। ठीक है, दोनों विधेयक सबसे पहले कहां पेश होंगे, लोकसभा में पेश होंगे और किसकी अनुमति से पेश होंगे, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। अब जब दोनों विधेयक लोकसभा में पेश होते हैं तो कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा वित्त विधेयक होगा, इसका निर्णय कौन करेंगे, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर वो है विधेयक धन विधेयक हुआ तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन के लिए। और अगर वह विधेयक वित्त विधेयक होगा तो राज्यसभा को पूरा समय मिलेगा उसे रोकने के लिए। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि अगर कोई धन विधेयक है तो क्या उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो हाल ही में अपन ने अनुच्छेद 108 की चर्चा की है और मैंने वहां पर आपको स्पष्ट लिखवाया है कि 3 ऐसे विधेयक है जिस पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। तो इसका मतलब आगे अपन कह सकते हैं, कि इस पर का मतलब धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन पर नहीं बुलाया जा सकता।
कहाँ नहीं बुलाया जा सकता? जब कौन सा विधेयक हो? धन विधेयक। जबकि अगर विधेयक वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक में राज्यसभा को भी पूरा अधिकार होता है, राज्यसभा उसे पारित करने से मना कर सकती है, और ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है, जबकि धन विधेयक में बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, एक फैक्ट और हो गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर धन विधेयक पारित नहीं हुआ, अगर धन विधेयक पारित नहीं हुआ तो पारित न होने पर सरकार गिर सकती है। पारित न होने पर क्या हो सकता है? सरकार गिर सकती है, और सरकार को क्या देना पड़ सकता है? सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। सरकार को क्या देना पड़ सकता है? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रखना है कि अगर वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना नहीं पड़ेगा। त्यागपत्र, सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने किसकी चर्चा की है? अपन ने धन विधेयक और वित्त विधेयक की चर्चा की है, जिसमें देखा अपन ने कि धन विधेयक में को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इसमें जबकि पूरा समय मिलता है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है, दोनों की एक साथ बैठक नहीं बुलाएंगे अपन, और वित्त विधेयक में बुला सकते हैं। धन विधेयक अगर पारित नहीं हुआ लोकसभा में तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर सकती है। जबकि वित्त विधेयक में सरकार नहीं गिरती है, सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। और अब इसमें एक फैक्ट और बचा है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ले चलता हूं अनुच्छेद 11 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 111 में। देखिए, अपना एक फैक्ट बच रहा है, इसमें चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन चर्चा करते हैं किसकी? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी कानून बनता है वो कैसे बनता है? लोकसभा राज्यसभा से वो कानून पारित होता है और हमारे भारत के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वो कानून बनता है। वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून। कानून बनने की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा राज्यसभा उसको पारित करेगी और भारत के राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। अनुच्छेद 111 कहता है कि कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित करे और वो विधेयक किसके पास आ जाए? राष्ट्रपति के पास, तो क्या राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, या हस्ताक्षर करने के अलावा भी कोई ऑप्शन कर सकते हैं? तो याद रखना कि अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर आया है तो राष्ट्रपति के पास निम्न ऑप्शन होंगे। राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं? अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। स्वीकृति देने से क्या कर सकते हैं? मना कर सकते हैं। और अगर हमारे राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए कहां भेजेंगे? वापस संसद में, संसद में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए कहां भेज सकते हैं? संसद में भेज सकते हैं। और एक ऑप्शन और है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन और है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब समझना जरा, अपन ने क्या देखा कि मैंने बताया कि भारत का जो भी कानून बनता है लोकसभा राज्यसभा उसे पारित करती है और हमारे राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अपन ने देखा कि अगर मान लो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे या नहीं करे, क्या राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे क्या? तो नहीं, राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन है। बिल लोकसभा राज्यसभा से आया कहां पर है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे स्वीकृति दे सकते हैं, चाहे तो उसे स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, और चाहे तो वापस कहां भेज सकते हैं? पुनर्विचार के लिए कहां भेज सकते हैं? संसद में भेज सकते हैं। फिर संसद क्या करेगी? इस पर वापस विचार करेगी और उस बिल को फिर से कहां भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। कहां भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पुनर्विचार का है। और चौथा ऑप्शन यह है कि राष्ट्रपति उस बिल को लेकर अपने पास रख ले, ना तो हाँ बोले, ना उसको मना करे, और ना ही संसद में फिर से भेजे। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं
करना, यानी कि चौथा ऑप्शन। यानी कि अनुच्छेद 111 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पारित होता है और राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर 4 निर्णय ले सकता है। वो पारित कर सकता है, यानी कि स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है, फिर से संसद में भेज सकता है और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, वापस आ जाओ अपन कहाँ पर आ गए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में। सवाल ये बनता है कि क्या हमारे राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकते हैं क्या? तो याद रखना, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते। जबकि वित्त विधेयक को क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक साथ कितने अनुच्छेद हो गए? 4 अनुच्छेद हो गए, जिसमें अपन ने अनुच्छेद 109, 110, 117 और 111 की चर्चा की है। एक बार अपन फटाफट इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अपन ने देखा कि सरकारी विधेयक 4 प्रकार से होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में किसकी चर्चा कर रखी है? धन विधेयक की चर्चा कर रखी है। और अनुच्छेद 117 में किसकी कर रखी है? वित्त विधेयक की। सारे के सारे धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा इन दोनों में से कहां पर लिख रखी है, तो 110 में। ये दोनों विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश होते हैं? तो लोकसभा में पेश होते हैं। और किसकी सिफारिश पर पेश होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होते हैं। जब ये सिफारिश पर पेश होते हैं तो कौन सा तो विधेयक धन विधेयक माना जाएगा और कौन सा वित्त विधेयक माना जाएगा, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे कि कौन सा विधेयक तो होगा धन विधेयक और कौन सा विधेयक होगा वित्त विधेयक। अगर मान लो वो विधेयक धन विधेयक हुआ और वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा उसे केवल और केवल कितने दिन के लिए रोक सकती है? राज्यसभा इसे रोक सकती है टोटल 14 दिन के लिए। जबकि जो वित्त विधेयक होगा, वित्त विधेयक में उसको पूरा समय मिलेगा। फिर बात करते हैं, क्या धन विधेयक पर एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो याद रखना, संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाई जा सकती है। जबकि इसमें संयुक्त अधिवेशन क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है। क्या धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित नहीं हो तो हमारी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, जबकि वित्त विधेयक में त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति उसको धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, जबकि वित्त विधेयक को क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यानी कि अपन ने अनुच्छेद 109 और 110 की भी चर्चा कर ली है, साथ ही साथ 117 की भी चर्चा कर ली है। और अपन ने इसी के साथ अनुच्छेद 111 की चर्चा की थी कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर करने के से मना कर सकता है, और साथ ही साथ अपन कह सकते हैं उसे पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है। और इसके अलावा वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि ना तो हाँ बोलेगा, ना ही हस्ताक्षर करने से मना करेगा और ना ही वापस संसद में भेजेगा। ठीक है, तो अपन ने अनुच्छेद 111 की चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अपन ने चर्चा की है अनुच्छेद 108, 109 और 110 और अपन कह सकते हैं 117 और 111 की चर्चा की है। और अब अपन चर्चा करते हैं कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद 112, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 112 की। अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 में किसके बारे में बता रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किसके बारे में बता रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आपको याद रखना है कि ये वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है। अगर हमारी भाषा में, अपनी भाषा में बात करें, जिसे अपन क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। ठीक है,
अनुच्छेद 112 कहता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा संसद में क्या पेश करवाएंगे? बजट पेश करवाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या इस बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है क्या? तो याद रखना, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का संविधान में क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर प्रश्न आता है, बजट की जगह क्या उल्लेखित है? तो बजट की जगह उल्लेखित है वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर प्रश्न आता है कि ये बजट है ये किस भाषा का शब्द है? तो याद रखना, बजट फ्रेंच भाषा की, आपको याद रखना है, बजट फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से बना है। फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से बना है। फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? बुगेट शब्द से बना है। बजट फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? तो आपको याद रखना है, जिसका अर्थ होता है लेदर का बेग। लेदर का बेग। अब सवाल होता है कि ये कैसा अर्थ निकलता है? तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे पहले जो बजट पेश हुआ था वो 1772 में पेश हुआ था। और कहाँ पेश हुआ था? इंग्लैंड में पेश हुआ था। और इंग्लैंड के वित्त मंत्री जो वो वित्तीय विवरण था, वो जो कागजात थे, वो एक बैग में लेकर आए थे। और वो बैग चमड़े का बैग था। और उस चमड़े के बैग को वहां पर क्या कहते थे? बुगेट कहते थे। और उसी बुगेट से अपना कौन सा शब्द बन गया? बजट शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? बजट शब्द। और बजट शब्द का उल्लेख क्या भारत के संविधान में है क्या? तो भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, बजट आपको याद रखना है, हमेशा एक वर्ष का लेखा जोखा होता है कि हमारी सरकार आने वाले वर्ष में कितना तो पैसा अर्न करेगी और कितना पैसा योजनाओं पर और विभिन्न कार्यों में खर्च करेगी। इसका जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है? बजट। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि ये जो बजट है अपन कह सकते हैं, मैंने एक बार बताई दी है कि विश्व का पहला बजट, विश्व का प्रथम बजट कब पेश हुआ? तो याद रखना, विश्व का प्रथम बजट पेश हुआ था इंग्लैंड में। कहां पेश हुआ था? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कब पेश हुआ था? तो आपको याद रखना, सन 1772 में। ठीक है, कब पेश हुआ था? सन 1772 में। अगर विश्व की बात में अपन भारत की बात करें कि भारत का बजट, पहला बजट कब पेश हुआ? तो याद रखना, भारत का प्रथम बजट, भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? तो याद रखना, सन 1860 में पेश हुआ। और 1860 में पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे जो उस टाइम पर जो वित्त मंत्री थे वो अंग्रेज थे और उनका नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति ने भारत का पहला बजट क्या किया? पेश किया। ठीक है, विश्व का पहला बजट इंग्लैंड में पेश हुआ 1772 में। भारत का पहला बजट 1860 में पेश हुआ और किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? प्रश्न क्या पूछ ले? स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी कि 1947 के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? यानी कि उस टाइम पर हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखना, उनका नाम है षणमुगम शेट्टी। उनका नाम क्या है? षणमुगम शेट्टी। और याद रखना, इन्होंने 7.5 महीने का, कितने महीने का? 7.5 महीने का क्या किया था? बजट पेश किया था। ठीक है, यानी कि भारत के स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। और किसने पेश किया? तो षणमुगम शेट्टी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के हमारे पहले वित्त मंत्री थे कौन? षणमुगम शेट्टी। फिर प्रश्न आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, अगर प्रश्न आता है गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश करता है? तो याद रखना, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करते हैं कौन? जॉन मथाई। कौन पेश करते हैं? जॉन मथाई। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, और स्वतंत्रता का पता ही है आपको, 15 अगस्त 1947 के बाद, जो कि कौन पेश कर रहे हैं? षणमुगम शेट्टी। अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया? सर्वाधिक बार बजट, प्रश्न क्या है? सर्वाधिक बार भारत में किस वित्त मंत्री ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया? सर्वाधिक बार बजट पेश किया,
सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो आपको याद रखना है हमारे एक वित्त मंत्री रहे हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं और इन्होंने टोटल कितनी बार बजट पेश किया था, 10 बार बजट पेश किया था और 2 बार तो अपने जन्मदिन पर। आपको पता ही है कि फरवरी महीने में बजट पेश करते हैं और इनका जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी को आता है। इन्होंने 10 बार में से 2 बार अपने जन्मदिन पर क्या पेश किया था, भारत का बजट हमारी लोकसभा में पेश किया था। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो बजट होता है ये धन विधेयक होता है और धन विधेयक की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो बजट पर लागू होती है। धन विधेयक में अपन कह सकते हैं कि इस बजट को 14 दिन के लिए राज्यसभा रख सकती है, इस बजट पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकती है, इस बजट को हमारे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। जो भी सारी धन विधेयक की जो परंपराएं हैं या व्यवस्थाएं हैं वो इस पर भी लागू होगी। ठीक है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। और अगर प्रश्न आ जाए कि हमारी पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखना पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखना पहली महिला वित्त मंत्री है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था। ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था। लेकिन अगर आप प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक, ये कुछ समय के लिए रही थी इंदिरा गांधी, इसलिए अपन कह सकते हैं कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो याद रखना पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होंगी कौन, निर्मला सीतारमण। कौन होगी, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है, वर्तमान में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भारत का पहला बजट 1860 में पेश हुआ था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुगम शेट्टी ने पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया, 10 बार किया था। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी है और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। अगर प्रश्न आ जाए कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं, तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री है। ठीक, कितने प्रधानमंत्री हैं, ऐसे 4। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे पीएम जो वित्त मंत्री रहे, जो क्या रहे, वित्त मंत्री रहे। ऐसे पीएम जो वित्त मंत्री रहे, ऐसे कितने प्रधानमंत्री है, 4 प्रधानमंत्री है, जिसमें पहले के बारे में अपन लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, मोरारजी देसाई। पहले कौन है, मोरारजी देसाई। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री की अपन चर्चा करें तो दूसरे प्रधानमंत्री आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, मोरारजी देसाई के जस्ट बाद ये भी प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह भी हमारे क्या रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। तीसरी अपन लिख सकते हैं कि वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह है, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, ये दोनों भी क्या बने हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, और चौथा अपन कह सकते हैं हमारे मनमोहन सिंह हैं। ठीक है, जो 1991 की जो आर्थिक मंदी आई थी उस टाइम पर हमारे जो वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। ये 1991 से लेकर 1996 तक क्या रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री बन चुके हैं, तो 4 प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। फिर प्रश्न आता है कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति हैं जो वित्त मंत्री बने। ठीक है, तो पहले वित्त मंत्री रहे हैं, ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं, तो याद रखना ऐसे राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री रहे, जो क्या रहे, वित्त मंत्री रहे। ऐसे राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री रहे हैं, ऐसे कितने राष्ट्रपति, तो याद रखना 2 राष्ट्रपति है। एक तो है KR नारायण, एक तो है KR नारायण और दूसरा आपको याद रखना है प्रणब मुखर्जी। कौन है, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, चलिए एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहले बात करते हैं कि बजट का उल्लेख या फिर बात कर सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहां कर रखा है, अनुच्छेद 112 में। बजट कौन पेश करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त मंत्री पेश करता है। बजट तैयार कौन करता है, तो एक बात और ध्यान रखनी है, हमारा वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक बात और याद रखनी है कि 2001 से जो हमारा जो पहले बजट पेश किया जाता था वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में अपन 5 बजे से पेश करते आ रहे थे, तो उसके बाद अपन 5 बजे से बजट पेश कर रहे थे। लेकिन अपन कह सकते हैं कि 2001 के बाद हमने सुबह 11 बजे से क्या पेश करना चालू कर दिया, बजट पेश करना चालू कर दिया। फिर बात करें क्या बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है क्या, तो बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बजट की जगह किस शब्द का उल्लेख है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो बुगेट शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या निकलता है, लेदर का बैग। विश्व का पहला बजट कब पेश हुआ, 1772 में। किसने पेश किया, इंग्लैंड में पेश किया गया। भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो षणमुगम सेठ 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, षणमुगम सेट्टी ने, जो कि 7.5 महीने का था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, जॉन मथाई ने। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, मोरारजी देसाई ने। कितनी बार, 10 बार। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला मंत्री, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया था, वित्त मंत्रालय संभाला था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ऐसे कितने प्रधानमंत्री है जो वित्त मंत्री रहे हैं, 4। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। ऐसे कितने राष्ट्रपति है जो वित्त मंत्री का काम किया है, KR नारायण, और दूसरा है अपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है वित्त बजट के बारे में कि 1924 तक जो हमारा बजट पेश होता था वो बजट एक पेश होते थे। कितने बजट पेश होते थे, केवल एक बजट पेश होता था। लेकिन 1924 में एक समिति बनी जिसका नाम था ओकवर्थ समिति। ठीक है, ओकवर्थ एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था ओकवर्थ। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी 1924 में, ओकवर्थ समिति। और ओकवर्थ समिति की सिफारिश पर हमने क्या कर दिए, एक बजट की जगह कितने बजट कर दिए, 2 बजट कर दिए। कितने बजट कर दिए, 2 बजट, जिसमें एक को तो कर दिया रेल बजट और दूसरों को क्या कर दिया, आम बजट। ठीक है, दूसरे को क्या कर दिया, आम बजट। और वर्तमान में आपको याद रखना है अगस्त 2016 में मोदी सरकार ने पुनः इसको क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। पुनः इसको क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। अगस्त 2016 में इसे पुनः क्या कर दिया है, मोदी सरकार द्वारा 1 कर दिया है। ठीक है, देखिए क्या देखा अपन ने, 1860 से हमारा बजट पेश होना प्रारंभ हो गया था और 1924 तक हमारा केवल एक बजट पेश होता था। 1924 में एक जो समिति थी उस समिति का नाम था ओकवर्थ समिति। ओकवर्थ समिति ने सिफारिश की कि इस एक बजट को कितना कर दिया जाए, 2 बजट कर दिया जाए। और कौन कौन सा बजट कहलाएगा, वो रेल बजट और आम बजट। लेकिन अगस्त 2016 में मोदी सरकार ने फिर से इस बजट को क्या कर दिया, 1 बजट कर दिया। और वर्तमान में हमारे कितने बजट पेश होते हैं, 1 बजट पेश होता है। तो दोस्तों आज अपन ने चर्चा की है बजट के बारे में, धन विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में, साथ ही साथ अपन ने संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।